अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपको असेंबली में खड़े होकर दी जाने वाली जुल्फिकार अली भुट्टो की उस धमकी से मुतालिक बताएंगे जो उन्हें फांसी घाट तक ले गई थी। 4 जून 1974 को भुट्टो कौमी असेंबली में तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर उन्होंने कहा, आइन पर हिज़्ब इख्तलाफ का शोर और वाबेला बिला जवाज है, क्योंकि हिज़्ब इख्तलाफ के तमाम अरकान ने आइन पर दस्तखत किए हैं और ये आइन एक मुत्तफ़िक़ा आइन है। इस पर अहमद रजा कसूरी ने स्पीकर को मुखातिब किया और कहा, जनाब स्पीकर, रत्तो डेरों से आने वाले फाजिल मुकर्रर गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सारी दुनिया जानती है कि मैंने आइन पर दस्तखत नहीं किए हैं और ना ही इसके हक में वोट दिया है। फिर ये कैसे कह सकते हैं कि आइन पर सब ने दस्तखत किए हैं और ये मुत्तफ़िक़ा आइन है। कसूरी की मुदाखलत और इन रिमार्क्स पर भुट्टो तैश में आ गए और उन्होंने कसूरी की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए कहा, आई हैव हैड इनफ ऑफ दिस मैन, ही इज एब्सोल्यूट पॉइजन, वी विल नॉट टॉलरेट हिम एनी मोर। यानी उनका मतलब था, मैंने इस शख्स को बहुत बर्दाश्त कर लिया है, ये मुजस्सम जहर कातिल है, अब हम इसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भुट्टो इतने गुस्से में क्यों आए। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। अहमद रजा कसूरी 2 सितंबर 1938 को कसूर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मी के दौर में उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में नुमाया किरदार अदा किया और कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। 1966 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान की काबीना से मुस्ताफी होकर बजरिया ट्रेन लाहौर आए तो उनका इस्तकबाल करने वालों में अहमद रजा कसूरी नुमाया थे। सत्ताईस नवंबर 1967 को कसूर में अहमद रजा कसूरी की कयामगाह पर भुट्टो ने ऐलान किया कि वो बहुत जल्द एक सियासी जमात कायम करने वाले हैं जिसका नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगा। 3 दिन के बाद 30 नवंबर 1967 को भुट्टो ने लाहौर में एक सियासी कन्वेंशन में इस जमात के कयाम का बाकायदा ऐलान कर दिया। दिसंबर 1970 में अहमद रजा कसूरी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर कसूर से कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ा और जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मियां अजमल अहमद शरकपुरी और मियां इफ्तिखारुद्दीन के साहबजादे मियां आरिफ इफ्तिखार को शिकस्त देकर कौमी असेंबली के रुकन मुंतखब हो गए। मगर इंतखाबात के कुछ अरसे के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो से उनके इख्तलाफात शुरू हो गए। इन इख्तलाफात का आगाज जुल्फिकार अली भुट्टो के उस ऐलान से हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि वो 3 मार्च 1971 को ढाका में बुलाए जाने वाले कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और ना ही किसी और रुकने असेंबली को शिरकत करने देंगे, बल्कि बाज अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि ऐसा करने वालों की टांगें तोड़ देंगे। भुट्टो के इस ऐलान या धमकी के बावजूद अहमद रजा कसूरी इस इजलास में शिरकत के लिए ढाका पहुंच गए। भुट्टो की वजह से यह इजलास कभी मुनक्किद नहीं हुआ, मगर यहीं से भुट्टो और कसूरी के दरमियान फासले बढ़ना शुरू हो गए। जब अहमद रजा कसूरी ढाका से मगरबी पाकिस्तान वापस आए तो भुट्टो साहब ने अहमद रजा कसूरी से पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने की बुनियाद के ऊपर कौमी असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा तलब कर लिया। मगर अहमद रजा कसूरी ने अपनी इस नशिस्त से मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। उनका दावा था कि उन्होंने ये जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदौलत नहीं बल्कि अपनी मकबूलियत की बुनियाद के ऊपर हासिल की है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने अहमद रजा कसूरी की मकबूलियत को परखने के लिए 2 मई 1971 को कसूर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जलसा आम का ऐलान कर दिया। इस इजलास से कबल भुट्टो ने मिराज खालिद, हनीफ रामे और याकूब खान के इल्जामात की रोशनी में अहमद रजा कसूरी को पार्टी रुकनीयत से मुअत्तल कर दिया। अहमद रजा कसूरी ने इस ऐलान के बाद खुद भी एक इजलास मुनक्किद किया और ऐलान किया कि उन्हें पीपल्स पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता। अगले दिन अहमद रजा कसूरी ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैनशिप से बरतरफ करने का ऐलान कर दिया।
6 जून 1971 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजलिस आमिला ने अहमद रजा कुसूरी को बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुकनीयत से खारिज कर दिया और यूं जुल्फिकार अली भुट्टो और अहमद रजा कुसूरी के दरमियान इख्तलाफात की खलीज मजीद गहरी हो गई। होना तो ये चाहिए था कि पीपल्स पार्टी से निकाले जाने के बाद कुसूरी कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे देते और किसी पार्टी की तरफ से या आजाद हैसियत में दोबारा इंतखाब लड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चनाचे 1972 में जब कौमी असम्बली के इजलास शुरू हुए तो अहमद रजा कुसूरी ने तहरीके इस्तकलाल में शमूलियत का ऐलान कर दिया। 1973 का आइन जब मंजूरी के लिए ऐवान के सामने पेश हुआ तो अहमद रजा कुसूरी उन 3 अफराद में शामिल थे जिन्होंने उस आइन पर दस्तखत नहीं किए थे। कौमी असम्बली में भुट्टो की उस तकरीर के कोई 5 माह के बाद 11 नवंबर 1974 को वो वाकया पेश आया जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख का रुख ही बदल डाला। मामला कुछ यूं था कि उस रात अहमद रजा कुसूरी अपने वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कुसूरी, अपनी वालिदा साहबजादी मैमूना बानो बेगम और खाला बेगम आगा मेहदी खान के हमरा अपने एक दोस्त सैयद बशीर शाह की दावत से घर वापस लौट रहे थे। गाड़ी खुद अहमद रजा कुसूरी चला रहे थे। जब वो शादबान और शाह जमाल के संगम पर वाक़े चौक में पहुंचे तो अचानक नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग के नतीजे में अहमद रजा कुसूरी तो महफूज रहे मगर उनके वालिद नवाब मोहम्मद अहमद कुसूरी शदीद जख्मी हो गए। अहमद रजा कुसूरी फौरन अपने वालिद को लेकर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल पहुंचे मगर वहां जख्मों की ताब न लाते हुए नवाब मोहम्मद अहमद कुसूरी ने दम तोड़ दिया। अहमद रजा कुसूरी फौरन अपने वालिद को लेकर यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल पहुंचे मगर वहां जख्मों की ताब न लाते हुए नवाब मोहम्मद अहमद कुसूरी ने दम तोड़ दिया। अहमद रजा कुसूरी ने उसी रात कत्ल की FIR दर्ज करवाई जिसमें उन्होंने वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को इस कत्ल का बड़ा मुलजिम ठहराया। भुट्टो ने फौरन इस कत्ल की तफ्तीश के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शफीउर रहमान की सरबराही में एक तहकीकाती ट्राइब्यूनल कायम किया। इस ट्राइब्यूनल ने 26 फरवरी 1975 को अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश कर दी जिसमें मुकदमे की छानबीन के लिए चंद रहनुमा खतूत तजवीज किए गए थे। हुकूमत ने वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आने दी। अक्टूबर 1975 में इस मुकदमे को दाखिले दफ्तर कर दिया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो ने फांसी से चंद माह कबल अपनी छोटी छोटी चिटों पर अपनी यादाश्तों पर मबनी किताब रूमर एंड रियलिटी यानी अफवाह और हकीकत में इस मुकदमा कत्ल पर कई जगह रोशनी डाली है। उनके बकौल ना अहमद रजा कुसूरी ने ना ही उनके खानदान के किसी फर्द ने 1970 से कबल कौमी, सूबाई या बल्दियाती इंतखाब जीता था। अहमद रजा कुसूरी को 1970 में महज इसलिए कामयाबी हासिल हुई कि उन्हें पीपल्स पार्टी ने टिकट दिया था। भुट्टो के बकौल दिसंबर 1971 में जब पीपल्स पार्टी ने इक्तदार संभाला तो ये राज जाहिर हो गया था कि अहमद रजा कुसूरी खुफिया एजेंसियों के तनख्वाहदार मुलाजिम थे जो जनरल याहिया की फौजी हुकूमत से फवायद हासिल करने के लिए उनके साथ ताउन करते रहे। बाद में उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का आलाकार बनना मंजूर कर लिया। भुट्टो ने अपनी इस किताब में लिखा है कि अभी मोहम्मद अहमद कुसूरी का लहू भी खुश्क न हुआ था कि उनका बेटा चीखता चिल्लाता भुट्टो मुखालिफिन के पास गया और उनसे मशवरा किया कि वो अपने बाप की मौत से कैसे फायदा उठाएं। चौधरी ज़हूर इलाही भागे भागे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बरामदों में साजिश तैयार हुई कि इस अफसोसनाक वाक़े को इक़्तिदार के ऐवानों में पहुंचने का जरिया बनाया जाए। चनाचे भुट्टो पर कत्ल की साजिश का इल्जाम आयद कर दिया गया। वो भुट्टो से वजारत लेने में नाकाम रहे थे और यही बात दुश्मनी का सबब बनी थी। भुट्टो के बकौल वो वजीर आजम को नीचा दिखाने के लिए मौके की तलाश में थे। इन्हीं जराए के मुताबिक अचानक ही उन्हें यह मौका अपने बाप की मौत की शक्ल में मिल गया। कुसूरी ने हर मुमकिन हद तक जज्बात अंगेज ड्रामाई सूरत इख्तियार की और उसने जितने भी नाशाइस्ता इल्जामात लगाए वो इंतहाई ड्रामाई थे।
قصوری اور اس کے ساتھی ظہور الہی نے فیصلہ کیا کہ مقدمے میں وزیر اعظم کا نام یہ کہہ کر ملوث کیا جائے کہ قصوری کی صرف انہی کے ساتھ دشمنی تھی۔ اس طرح انہوں نے ایک اسکینڈل کو ہوا دی اور وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ بھٹو نے محمد احمد قصوری کی موت کی تحقیقات کے لیے ٹرائیبونل قائم کر دیا۔ مولوی مشتاق کے ایک قریبی دوست جسٹس شفیع الرحمان کو اس کی سربراہی کے لیے چنا گیا۔ چونکہ یہ بات ہر کسی کو معلوم تھی کہ جسٹس شفیع الرحمان وزیر اعظم کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے قصوری کو ٹرائیبونل پر مکمل اعتماد تھا اور وہ ان کے سامنے پیش ہوئے۔ ٹرائیبونل نے اس واقعے کی پوری تحقیقات کی۔ قصوری نے ٹرائیبونل میں بیان حلفی میں تسلیم کیا کہ یہ ضروری نہیں کہ حملہ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی دشمنی کے نتیجے میں ہوا ہو۔ انہوں نے 4 قسموں کے لوگوں کے بارے میں بتایا جو ان کے بارے میں بری نیت رکھتے تھے۔ جو ہی ٹرائیبونل کی رپورٹ مکمل ہوئی، قصوری نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے کوششیں شروع کر دی۔ بھٹو نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا۔ قصوری نے وزیر اعظم کو رکت آمیز خطوط لکھے۔ وزیر اعظم نے آخرکار قصوری کو پارٹی کی صفوں میں واپس لینے پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ پیپلز پارٹی میں واپسی کے لیے احمد رضا قصوری کی بے چینی کا مقصد واضح تھا۔ وہ آنے والے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کا سہارا لے کر دوبارہ MNA بننا چاہتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ قصور پیپلز پارٹی کا مضبوط گڑھ ہے اور وہ پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ قصوری نے دھوم دھڑکے کے ساتھ پیپلز پارٹی میں واپس آنے کا اہتمام کیا۔ 6 اپریل 1976 کو انہوں نے بیگم نصرت بھٹو سے ملاقات کی اور 4 برس بعد دوبارہ پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے بیگم نصرت بھٹو سے درخواست کی کہ وہ پارٹی میں اس کی واپسی کے موقع پر اپنی موجودگی سے عزت بخشیں۔ اگلے دن انہوں نے اپنی ماڈل ٹاؤن لاہور کی قیام گاہ پر پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی میں دوبارہ شمولیت کے فیصلے کا اعلان کیا۔ اس استقبالیے میں انہوں نے وزیر اعظم کی بے حد تعریف کی۔ ان کی ماں نے سرعام اعلان کیا کہ وہ وزیر اعظم پر اپنے تمام بیٹے قربان کر دیں گی کیونکہ وزیر اعظم بھٹو کے بغیر پاکستان باقی نہیں رہے گا۔ بہرحال مارچ 1977 کے انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے احمد رضا قصوری کو ٹکٹ نہیں دیا۔ 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے چند دن بعد احمد رضا قصوری حیدرآباد آئے۔ وہاں انہوں نے رسول بخش تالپور کی طرف سے دی گئی ایک دعوت میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پیپلز پارٹی سے ناراض اور روٹھا ہوا عنصر قومی اتحاد میں شامل کسی جماعت میں شمولیت اختیار نہیں کرے گا، بلکہ پیپلز پارٹی کے بائیں بازو کا یہ گروپ پنجاب میں عوامی جمہوری پارٹی کو متحرک کرے گا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے۔ 4 جون 1977 کو قومی اسمبلی میں بھٹو کے ادا کیے گئے الفاظ انہیں نواب محمد احمد قصوری کے قتل میں ملوث کرنے کا سب سے بڑا جواز بن گئے، اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے نتیجے میں بھٹو کو اس قتل کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ یوں ملک اپنے ایک ذہین مگر متنازع سیاستدان سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ احمد رضا قصوری اس کے بعد ایک طویل عرصے تک سیاست کے میدان سے دور رہے۔ البتہ 1990، 93 اور 97 کے عام انتخابات میں انہوں نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑا، مگر ہر مرتبہ بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ 2002 کے انتخابات سے قبل وہ تحریک انصاف میں شامل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ 2002 میں انہوں نے قصور اور اسلام آباد 2 حلقوں سے قومی اسمبلی کا انتخاب لڑا، مگر اس مرتبہ بھی دونوں حلقوں سے ان کی ضمانت ضبط ہو گئی۔ آج کل قصوری جنرل مشرف کی قائم کردہ آل پاکستان مسلم لیگ سے وابستہ ہیں۔